नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्यपुस्तक का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित प्रमुख प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ? फ्रांस से। और फ्रांस जो आता है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? तो उत्तर होगा 1804 में। नेपोलियन संहिता का मतलब होता है, नेपोलियन जब शासन स्टार्ट किया तब एक यानी कि जो संविधान बनाया कि भाई किस हिसाब से शासन को चलाना है, उसको बोलते हैं नेपोलियन की संहिता। किसके कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? तो फ्रेडरिक सोरियो के कल्पना दर्श में। ठीक है, ये जो पार्ट आप पढ़ेंगे तो शुरू में आपको एक चित्र दिखेगा जिसको बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने। तो उसने बताया था इस प्रकार से, चित्र के माध्यम से इस चीज़ को प्रकट किया था। जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो 1834 में हुई, जोलवेराइन नामक शुल्क संघ की। इसने जो है व्यापार अवरोधों को समाप्त करने का काम किया था। विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लग रहे थे उसको समाप्त किया था इसने, जोलवेराइन नामक शुल्क संघ ने। ठीक है, 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो वियना में। ठीक है, वियना एक देश है, तो वहाँ पर नेपोलियन जब हार गया था तब यहाँ पर 4 देश, उनके नाम भी आएंगे आगे, तो उन्होंने मिलकर के यहाँ पर मीटिंग करी थी, सम्मेलन किया था वियना में। जूसफ मैत्सनी कौन था? तो इटली का एक क्रांतिकारी था। जैसे हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अलग अलग क्रांतिकारी हैं, उसी प्रकार से वहाँ का भी जो एक क्रांतिकारी था जूसफ मैत्सनी। ठीक, 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराने वाली 4 शक्तियों में से कौन सी एक नहीं थी? तो चीन नहीं थी, बाकी ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ये तीनों थे, है ना। एक और आएगा भी आगे, ब्रिटेन, रूस और प्रशा ये जरूर थे। निम्न में इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो उपयुक्त सभी का था। काबूर, गेरिबाल्डी, मैत्सिनी, इन तीनों का योगदान था इटली के एकीकरण में। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, 4 देशों ने मिलकर के सम्मेलन किया था, तो उसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। तो आप जो चौथा देश अपने ढूंढ रहे थे वो है चौथा देश ऑस्ट्रिया। तो 3 देश तो हो गए अपने, कौन से? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और एक और ऑस्ट्रिया। तो आपको याद रखना है कि चारों देश हैं जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर के हराया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने शासन स्थापित किया था। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये स्टेटमेंट किसने कहा? मेटरनिक ने। किसने कहा? मेटरनिक ने। कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी जो है वो इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, है ना। और इटली का क्रांतिकारी किसका नाम आया था? जूसफ मैत्सिनी। ठीक है, किस संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की? तो 1832 ईस्वी की जो कुस्तुनतुनिया संधि है उसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो संधि का नाम याद रखना, कुस्तुनतुनिया संधि। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण विलियम प्रथम के नेतृत्व में हुआ था 18 जनवरी 1871 में। ठीक है, तारीख ध्यान रखनी है, 18 जनवरी 1871 में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ओटोवान बिस्मार्क को। जैसे हमारे यहाँ जो है वो पटेल जी ने किया था, ठीक है, उसी प्रकार से जर्मनी में किसने किया था? ओटोवान बिस्मार्क। जूसफ मैत्सिनी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जूसफ मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। जूसफ से जैसे जेनोवा भी याद रख लीजिएगा। जूसफ मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड, यानी कि पता नहीं था, अंडरग्राउंड चल रहे थे संगठन, यंग इटली और यंग यूरोप। तो जूसफ मैत्सिनी ने, जो कि इटली का क्रांतिकारी था, उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप। मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? जूसफ मैत्सिनी को। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? ओटोवान बिस्मार्क। दोबारा आया है, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण इसने किया था, जिसे हमारे यहाँ सरदार पटेल को कहते हैं। जोलवेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? तो 1834 में प्रशा की पहल पर, प्रशा देश का नाम है, प्रशा की पहल पर जोलवेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया, जिसने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। यानी कि कोई वस्तु यहाँ से निकली है, अब रास्ते में उस पर 10 प्रकार के टैक्स लग जाते थे, तो वस्तु अंतिम गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते अत्यधिक महंगी हो जाती है। इसलिए जो विभिन्न प्रकार के शुल्कों को समाप्त करने का काम किसने किया था? जोलवेराइन नामक शुल्क संघ ने। किसकी पहल पर? प्रशा की पहल पर 1834 में। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया? तो बिस्मार्क ने जो है सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को विभिन्न युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया, क्योंकि इन देशों के पास में जर्मनी का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में था, इसलिए वो हिस्सा छुड़ाना था। तो बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर इनको हराया और अपना हिस्सा पूरा लिया और एक जर्मनी का एकीकरण किया। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो अबसद में भी आया था अभी ऑब्जेक्टिव में, काबूर, मैत्सिनी, गेरिबाल्डी और इमैनुअल सेकंड, इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, काबूर ने इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए। काबूर ने किस प्रकार से जो है इटली के एकीकरण में योगदान दिया? तो काबूर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करके 1859 में ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया, जिससे इटली का एकीकरण आसान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसने योगदान दिया। तो फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त की 1859 में कूटनीति से, अपना दिमाग लगा करके, और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को इसने हराया और एकीकरण, इटली का एकीकरण किया। वियना सम्मेलन में किन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे? तो वियना सम्मेलन में जिन 4 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, हम देख चुके हैं पहले भी, तो आपको याद रखना है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? ओटोवान बिस्मार्क ने। और इटली के एकीकरण में किसका योगदान है? तो 4 लोगों का योगदान है, काबूर,
मेसिनी, गेरिबाल्डी, विक्टर एमेनुअल द्वितीय। ठीक है, वियना सम्मेलन में हो गया। रूमानीवाद से आप क्या अभिप्राय है? रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानीवाद तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करता था और भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने एक साझा सामूहिक विरासत और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। मतलब देखो, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो कि जो पुरानी रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही है उनको ही आगे चला रहना चाहिए, और एक होते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं कि भाई पुरानी जो परंपराएं हैं वो खत्म करो और नई परंपराओं को अपनाओ। एक वो लोग होते हैं कि भाई नई परंपराओं को एकदम से नहीं अपनाएं, धीरे धीरे छोड़ें। तो ये वो जो धीरे धीरे वाले हैं ना, वही है रूमानीवाद। यानी कि ये चाहते थे कि भाई नया परिवर्तन हो, लेकिन हम पुरानी जो रीति रिवाज है, परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत है हमारी, उसको भी न छोड़ें। तो ये रूमानीवाद का मतलब ये है। ठीक है, जूसफ मेस्सिनी पर टिप्पणी लिखी है। जूसफ मेस्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था, हम पढ़ चुके हैं पहले। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। उसने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिसमें एक यंग इटली और यंग यूरोप, ये भी हम पढ़ चुके थे। उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनाए गए थे। आसपास के सभी देश जो है वो आज़ाद होना चाहते थे, तो पड़ोसी देशों को देख करके उनमें भी जो है क्रांति की प्रेरणा भड़की। फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल कर दिया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ के प्रमुख प्रश्न को हमने देखा। इस पाठ को आप 1 से 2 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।